उस दिन हमने ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस पढ़ लिया था ना। चलिए, सो नाउ मूविंग टू द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑडिट के, देखें इसको। तो पहले यहां से हटा देते हैं जरा। चलिए, तो देखें दो चीजें हमें पढ़नी है। एक तो एडवांटेजेस, बेटा बातें मत करो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो वैसे तो ऑडिट के कोई डिसएडवांटेजेस होते ही नहीं, है ना। डिसएडवांटेजेस मतलब तो कुछ है, हो ही नहीं सकता एक्चुअली ऑडिट का। लेकिन एक चीज होती है कि ऑडिट नहीं कराने के नुकसान, दिस इज नॉट डिसएडवांटेजेस। ऑडिट नहीं कराने के नुकसान, है ना, उसको कभी डिसएडवांटेजेस बोलते हैं क्या? बोले पढ़ने के नुकसान, ये बात तो कितनी बेवकूफी भरी बात है ना। कोई ये बोले नहीं पढ़ने के नुकसान, ये तो समझ में आता है कि यार पढ़ाई नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई बोले पढ़ने से तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ऐसा कभी सुना क्या? तो ऑडिट कराने से या तो फायदा मिलता है या तो फायदा मिलता है। नहीं नहीं, कुछ कैसे नहीं हो, कुछ तो होगा यार। इतना पैसा खर्च करेंगे, ऑडिट कराएंगे तो कुछ तो फायदा होगा। इवन अगर आपने वॉलेंट्री ऑडिट भी कराया ना, वॉलेंट्री मतलब कोई स्टेच्यू में नहीं लिखा हुआ है, कोई बैंक से लोन नहीं लेना, कहीं इनकम टैक्स में, तो भी कुछ तो फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? एक फायदा तो मिलता ही मिलता है, वो होता है आपका अकाउंट। नहीं नहीं, एनालिसिस नहीं करता है ऑडिटर भाई। एनालिसिस बोला था ना किसी ने, एनालिसिस नहीं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं दोबारा से, मैंने फर्स्ट डे क्लियर किया था, दोबारा कर दूं। ऑडिटर कभी भी एनालिसिस नहीं करता, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा एंटिटी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, भाड़ में जाओ, उसे क्या लेना देना भाई। वो वहां पे ये चेक करने के लिए आया ही नहीं। उसका क्या काम है? उसका काम है सिर्फ ये बताना कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या नहीं। और सही एंड ट्रू एंड फेयर का मतलब भी बस इतना सा है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही है ना, जैसा होना चाहिए था। और अगर जैसा होना चाहिए था या जैसा एक्चुअल में हुआ है वही है, तो ट्रू एंड फेयर मतलब आप, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझो, उससे आपको इसका लिटरल मीनिंग समझ में आएगा। यदि एंटिटी में फ्रॉड हुआ है और मैनेजमेंट ने ये बात अपने रिपोर्ट में दिखा दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो भी हम ये लिखेंगे ट्रू एंड फेयर है। समझे आप? फ्रॉड हुआ है, किसी इंप्लॉय ने करा होगा, एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोज्ड द सेम इन नोट्स टू अकाउंट्स टू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भी मैं ये लिखूंगा ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि मैं यहां देखने आया ही नहीं ना कि फ्रॉड है या नहीं है। ये देखने के लिए मैं आया कब? मैं तो क्या देखने आया, जैसा जो हुआ है वही दिखाया नहीं दिखाया। तो ये तो मैनेजमेंट ने वही करा ना, भी यार फ्रॉड हुआ है और मैनेजमेंट चौड़े में दिखा रहा है आपको कि भाई हुआ है फ्रॉड, तो और क्या चाहते हो मैनेजमेंट से भाई? क्या करेगा बेचारा? सही तो दिखा रहा है ना, ट्रू एंड। ठीक है फ्रॉड हो गया, अच्छी बात तो नहीं है, तो वो तुम जानो, तुम्हारा एंटिटी जाने, तुम्हारा मैनेजमेंट जाने, वो तो तुम देखो ना, मैं थोड़ी ना देखूंगा। मेरा काम था तुम्हें बस ये बताना कि मैनेजमेंट ने जो करा वही दिखाया नहीं दिखाया। फ्रॉड है तो फ्रॉड दिखाए, एरर है तो एरर दिखाए, सही है तो सही दिखाया। तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रू एंड फेयर है। हाँ दे दो उनको। एक, कुछ नहीं करता। एक मिनट रुको, पहले एक मिनट में कंप्लीट कर दूं। हाँ बस आप इनको एक को जने को दे दो ना, आगे अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऑडिटर जो है वो कभी भी किसी भी केस में, माइंड द वर्ड्स, एनालिसिस नहीं करता, कोई ओपिनियन नहीं देता। बेटा मेरी बात सुनो, एक तो इसमें बातें करने का कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल साइलेंटली इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आगे दे दीजिए, अपने आप बांट लेंगे, बात करने की कोई नीड नहीं है। तो ऑडिटर ना तो कोई ओपिनियन देगा, ना ही कोई एडवाइस देगा, ना कोई एनालिसिस करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्लियर? ये बात दिमाग में सेट करके रखो। क्या करेगा? सिर्फ ये चेक करेगा रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज इट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने या नहीं बने। ठीक है?
कोई चीज छिपाई तो नहीं गई इंटेंशनली और अनइंटेंशनल, क्योंकि देखो इस दुनिया में जितनी भी गलत बातें होती है उनके दो ही रीजन होते हैं, या तो इंटेंशनल या तो अनइंटेंशनल। कभी तीसरा रीजन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बताओ। आपने चोरी करी, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? मैंने चोरी करी या तो जानबूझ के करी होगी या मुझे नहीं पता था कि कर ली, हो गई गलती से। तो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगर कुछ गलत है, सो दिस इज ईदर बिकॉज ऑफ इंटेंशन और अनइंटेंशन, राइट? तो हमें बस यही बताना होता है एक बार। हाँ, एक इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको अगर हम लोग साइड में रख दें, सो इन नो केस एन ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन, सजेशन और रिकमेंडेशन, राइट, और इंप्रूवमेंट advices. Internal audit is the only audit because it is actually not a kind of an audit, but it is a kind of examination, re-examination of own work. तो उसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, अभी जब हम टाइप्स ऑफ ऑडिट पे जाएंगे ना तब बताएंगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, हुआ क्या है मतलब वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख ही रहा है ना। हाँ, तो फिर मैं रीजन बताऊंगा। तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल तो बताना पड़ेगा। अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो उसका रीजन तो बताना पड़ेगा। वो तो पूछेंगे ना लोग मुझसे। बहुत सारे हैं, क्यों आप बताओ ना कितने दूं, एक दो चार छह। एक फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, मतलब मैनेजमेंट ने, है ना। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम सब जानते हैं एस्टिमेटेड होता है, लेकिन एस्टिमेशन का कोई बेसिस तो होना चाहिए ना यार। ऐसे हवा में कुछ भी थोड़ी ना लिख दोगे आप। तो एस्टिमेशन जनरली क्या बेसिस होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स जो हो रहा है, उधार वाला क्रेडिट सेल, तो वो जो क्रेडिट सेल्स है उसमें कितने डेटर्स के आपके पेमेंट्स के डिले होने के या नहीं आने के चांसेस लगे, ये मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन करा होगा। मैं पूछूंगा ना मैनेजमेंट से कि सर आप बताओ ना आपने क्या करा, क्या एस्टिमेशन करा। वो कहेगा सर देखो इसका पेमेंट नहीं आएगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले सर इसने और चार लोगों को माल खरीदा था, उनका पेमेंट नहीं दिया, हम इससे पिछले 3 महीने से पेमेंट मांग रहे, नहीं दे रहा है। कई बार इसको हमने बोला, तो हमें अब डाउट लगने लग गया पेमेंट नहीं आएगा। सो दिस इज एन एक्सेप्टेबल रीजन। अब मैनेजमेंट मेरे को एक्सेप्टेबल रीजन दे ही नहीं रहा है, तो मैं तो मैनेजमेंट के प्रोविजन को गलत ही मानूंगा ना। तो मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट दिस आइटम। वो डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा ऑडिट रिपोर्टिंग चैप्टर में कि कब आपको ऐसे लिखना है। एक कई बार ऐसा हम 4 तरह के ओपिनियन बनाते हैं, 4 टाइप्स। वन इज आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने गंदे तरीके से बने हुए हैं कि मैं किस किस पे लिखूं कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। समझे आप? 2-4 आइटम सही है तो फिर मैं क्या करूं, 2-4 के लिए लिखूंगा क्या? मैं तो पूरे के लिए लिखूंगा। समटाइम्स वी गिव्स एन ओपिनियन लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, but sometimes it is an exceptional kind of opinion called as qualified opinion. So we have 4 types of the opinion: qualified, disclaimer, negative or adverse opinion, and one is clean opinion. So qualified opinion, financial statement shows true and fair view except these 2 or 3 items. अब उन 2 या 3 आइटम के बारे में बताऊंगा तो डेफिनेटली आई शुड डिस्क्लोज द रीजन। तो मैं लिखूंगा दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैनेजमेंट वाज अनेबल टू गिव अस एन एक्सप्लेनेशन हाउ मैनेजमेंट हैज रीच्ड दिस अमाउंट और हाउ मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। काम मेरा खत्म। अब शेयर होल्डर और बीओडी, मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी, आके पूछो सवाल उनसे, तुम उनको सही मानो गलत मानो फाड़ में जाओ, मैंने तो मेरी रिपोर्ट में लिख दिया। अभी तुम आग लगाओ साला मैनेजमेंट को बाहर निकालो, मुझे क्या लेना देना। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव कर सकता था अपनी रिकवरी। तुमने मेरे से पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। पूछोगे तो पैसे लगेंगे अलग से, तो पैसे तो लूंगा ही ना। ऑडिट एडवाइस के वो अलग काम हो गया, फिर वो एडवाइजरी सर्विस, वो ऑडिट में नहीं है, वो अलग से पैसा पैसा तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? समझ गए? अच्छा, अब देखो तो डिसएडवांटेजेस नहीं होते। ये जो नीचे इन्होंने डिसएडवांटेज लिखे ना, ये एक्चुअली डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये गधे हैं साले बेवकूफ, कुछ भी टिका देते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मटर पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो मटर, एक पनीर है। चलो, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। मैं अगर इसमें अपना एड ऑन कर सकता होता ना तो मैं तुम्हारा सब्जेक्ट ही हटा देता। सच बताऊं तो मैंने मेरे सब्जेक्ट है, इससे मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन टेक्निकली तो ये सब्जेक्ट डिलीट होना चाहिए तुम्हारे सिलेबस से, क्योंकि सीएमए के काम का ही नहीं है। उसकी जगह कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट है फाइनल में, वो होना चाहिए था। ठीक है? ऑडिट इज अ टूल which can be used to protect the interest. Actually this is the basic reason for which audit came into existence. यही तो सबसे बड़ा रीजन था कि जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब नहीं, all those who are connected to the company directly or indirectly, shareholders, debenture holders, financial institutions who gives you the loan, investors or potential investors, right, or debtors, creditors,
खास तौर पे क्रेडिटर्स, नॉट डेटर्स बट क्रेडिटर्स स्पेशली, दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स। जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से, वो सब स्टेक होल्डर कहलाते हैं। अब वो बेचारे कंपनी में पार्टिसिपेट तो करते नहीं, अब उनको क्या पता क्या चल रहा है अंदर, तो कोई तो चाहिए ना जो बता सके। ऑडिटर, ऑडिटर इज द पर्सन हु हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स टू नो कंपनी में जो हो रहा है वो सही है या नहीं। मेन रीजन ऑडिट को लाने का था भी यही। दूसरा, इट इज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ना, देखो हम लोग सब भारतीय लोग हैं और हमें जब तक सोटे नहीं पड़ते ना तब तक कुछ काम होता नहीं, है ना। ये मोरल चेक, अच्छा मोरल चेक क्या होता है? मोरल चेक ऐसे सोटे हैं जो पढ़ते नहीं है पर दिखते हैं। बचपन में छोटे थे ना तो क्या होता था, जैसे 2-3 भाई बहन है, अब जनरली मम्मी का होता है रेकरिंग प्लान, जब मर्जी कूट दिया। मम्मी डू नॉट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जब भी मौका मिला जो हाथ में मिला कूटा। तुम लड़कियां तो फिर भी इतना नहीं पिटती, बेचारे लड़के तो बहुत ही पिटते हैं, पूरी उम्र पिटने में निकल जाती है, शुरू के 15-16 साल तो ना। पापा का थोड़ा सा नॉन रेकरिंग प्लान होता है, पापा ऐसे नहीं कूटते रोज रोज, महीनों में या कभी कभी तो सालों में कोई एक बार गुस्सा आता है, जब मम्मी ज्यादा उंगली कर देती है ना, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। फिर पापा का एक दिन ऑफिस में माथा खराब हो रखा था, घर आए और आते मम्मी ने उंगली कर दी, पापा ने कूट दिया। अब एक जना कुटेगा, उसकी गलती है या नहीं, इससे फर्क भी नहीं पड़ता, जो सामने दिख गया कूटा। बाकी दो रजाई के अंदर छिपे हुए, अब वहां से शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन निकाल के देख रहे हैं बाहर का माहौल कैसा है ना। अब ये जो पिट लिया, इस ये फिर भी दोबारा गलती कर देगा, लेकिन जो दो नहीं पिटे ना, ये नहीं गलती करेंगे अगले 6 महीने, क्योंकि वो तो पिट लिया तो उसको पता है पिटाई का दर्द कैसा होता है, तो सह लेगा। ये दोनों पिटे नहीं, इनको डर लग रहा है। ये जो दो थे ना, इनके ऊपर आ गया मोरल चेक, इसको बोलते हैं मोरल चेक। पिटे भी नहीं, और ऐसे स्कूल में टीचर करता था, एक बच्चे को इतना कूटा कि बाकी 7 अपने आप 10 दिन तक शांत बैठे रहेंगे। तो ये जो मोरल चेक होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट हुई, एक एम्प्लॉय को पकड़ लिया, फ्रॉड कर रहा था, एरर कर रहा था, भाई साहब इसको बाहर निकाल दिया कंपनी ने, बाहर तो निकालेंगे ना, इतना बड़ा फ्रॉड करा। अब बाकी एम्प्लॉय को डर लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ वाला काम है, साला ऑडिटर जब भी आता है चेकिंग करके जाता है, कोई ना कोई फ्रॉड एंड एरर निकल गया तो गए अपन काम से, मत करो। हम यही तो चाहते थे, है ना। तो ये हम, अच्छा इस पर्पस के लिए ऑडिट नहीं हुई, ये हमारा पर्पस नहीं था, लेकिन ये तो वो एडवांटेज जो अपने आप मिल गया। हमने इस पर्पस के लिए हमने तो पहले वाले पर्पस के लिए ऑडिट कराई थी, स्टेक होल्डर को ध्यान में रखकर। ये तो एडवांटेज है, राइट। इसलिए तो पर्पसेस में एडवांटेजेस में फर्क होता है। पर्पस मेजर ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज मतलब वो काम अगर होगा तो उससे जो भी फायदे मिलेंगे, चाहे हमने उसके लिए वो काम करा या नहीं करा, वो सब एडवांटेजेस में आते हैं, राइट। थर्ड देखो, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अलर्ट एंड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल एटीट्यूड, उसको बोलते हैं विजिलेंट। इसके आगे लिख लो कहीं पे गोला बना के, विजिलेंट मतलब केयरफुल एटीट्यूड। एज रिगार्ड द अपडेटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द रिकॉर्ड्स, चूंकि साल के एंड में ऑडिट होगी, ऑडिटर आएगा, उसको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं मिली तो वो फिर ऑब्जेक्शन करेगा, करेगा ना। फिर मैनेजमेंट किसको बोलेगा? एम्प्लॉयज को बोलेगा, जिसका भी काम होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेट करने का, फिर उसकी नौकरी जाएगी। तो मैंने एम्प्लॉय पहले से ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपडेट करके रखते हैं, राइट, टाइम से अपडेट करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है हर साल ऑडिट होनी ही है। ऑडिटेड अकाउंट्स आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल इवन बाय एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। ये हमने पहले दिन पढ़ा था ऑडिट कराने के रीजंस में, दैट इवन गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन चार्टेड अकाउंटेंट्स, कि भैया अगर चार्टेड अकाउंटेंट ने बोला है ना ट्रू एंड फेयर है तो ट्रू एंड फेयर। बैंक्स दे रिलाई ऑन चार्टेड अकाउंटेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। इफ इट फैसिलिटेट्स डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेज एंड हेल्प्स। अब देखो यहां, अब जो पॉइंट है ना, ये बेटा जबरदस्ती ऐड करा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इससे कोई वेस्टेजेस में लॉसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं मिलती, इतनी तो ऑडिटर डीप में ऑडिट करता भी नहीं। ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती ऐड करा हुआ है, इसका कोई एडवांटेज, ऐसा कोई एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि ये एडवांटेज तो तब मिलता जब कोई ऑडिटर 100% एग्जामिनेशन कर रहा होता ना डिटेल में, तो मिल पाता। हम इतना तो डीप में जाते नहीं, और उसमें भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में तो वी डू नॉट गो इन सच अ डेप्थ कि हम लोग इतने सैंपलिंग करते हैं हम लोग यार, उसमें भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड आप ध्यान से देखोगे तो P&L के अंदर कॉस्ट इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या होता है? मटेरियल यूटिलाइज्ड, लेबर यूटिलाइज्ड, टोटल इतना समराइज्ड होता है, तभी तो आप लोगों को कॉस्टिंग अलग से पढ़नी पड़ती है। अभी आप कॉस्टिंग शायद चालू हो गया होगा आपका या चालू होने वाला होगा, उसमें आपको सब जो भी सर आपके हैं या मैडम है, वो आपको बहुत सारे कॉस्ट अकाउंट्स बनवाएंगे। लाइक प्रोबेबली उन्होंने शायद स्टार्ट करा होगा कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट से, टेक्निकली वहीं से चालू करते हैं, तो कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट से पढ़ा। नाउ यू विल गो डाउन टू द कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उल्टा पढ़ते हैं, पहले जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन P&L, यहां उल्टा चलता है।
वी स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट शीट, देन कॉस्ट स्टेटमेंट, देन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट लेजर, देन कॉस्ट एंट्रीज एंड सो ऑन। तो इतने सारी चीजें हमने कभी अकाउंट्स में तो पढ़ी नहीं, तो अकाउंट्स में इतनी इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है, इसीलिए तो कॉस्ट ऑडिट होती है। तो ऑडिटर जो है, फाइनेंशियल ऑडिटर, ही वोंट बी एबल टू हेल्प यू इन डिटेक्शन ऑफ वेस्ट। पर टिका देना तुम तो पॉइंट अब लिखा हुआ यहां तो लिख कर आना पड़ेगा। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट रिक्वायर्स ऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर। अब देखो जबरदस्ती खींचा हुआ है, जब तुमने चौथे पॉइंट में लिख दिया एवरीबडी रिलाइज ऑन अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स, इसकी कोई अलग से नीड नहीं थी ना। लेकिन अब 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 ही पॉइंट थोड़ी ना कोई लिखता है, कम से कम 6 तो लिखने पड़ेंगे ना। लेकिन अब है ही 4, तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का ज्ञान कुछ तो काम आएगा यहाँ, इन्होंने भी यूज लिया। Audited accounts are taken to be more helpful in settlement of the accounts between the partners and thus avoiding any disputes. पार्टनर्स के बीच में कभी डिस्प्यूट हो गया, ये भी वही चौथे वाले पॉइंट में आ गया, क्योंकि पार्टनर्स भी तो रिलाई करेंगे ना, कल को डिस्प्यूट आ गया कैसे सुलझेगा डिस्प्यूट, कोई तो आउटसाइडर चाहिए ना। तो ऑडिटेड अकाउंट्स तो किसी एक पार्टनर ने बनाए नहीं, वो तो कंपनी के, वो तो ऑडिटर ने ऑडिट करे, तो दे रिलाई ऑन इट। सो ये कुछ 6-7 बेनिफिट्स हैं ऑडिट के। डिसएडवांटेजेस, ये मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना, कि देखे यस समझा नहीं। हाँ, he is answerable to all the stakeholders। बताएगा मतलब, what do you mean by answerable? Can you please elaborate it? वो तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट में डाला ना, कोई भी पढ़ सकता है। When you're talking about the word answerable, it means that to whom I am personally responsible to give their reply, right? It depends that for whom the report has been prepared. See, let me tell you one thing. मैंने ये नोट्स बनाए, आपके लिए बनाए, लेकिन ये तो बाहर भी जा सकते हैं, आप भी किसी को दे सकते हो, है ना, वो पढ़ सकता है। आई एम नॉट आंसरेबल टू ऑल ऑफ देम, दे माइट यूज इट, बट आई एम नॉट आंसर। कल को इसमें कुछ गलत हो गया ना, तो मैं तुम्हें आंसर देने के लिए लायबल हूं, नॉट टूवर्ड्स। सेम ऑडिट रिपोर्ट में होता है, आई प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट फॉर द शेयर होल्डर्स, बट उसको डेटर्स ने यूज कर लिया या क्रेडिटर्स ने यूज कर लिया, तो मैं उनके लिए आंसरेबल नहीं हूं, अनलेस अगर मेरी रिपोर्ट जनरल यूज की थी। तो मान लो मेरी रिपोर्ट जनरल यूज की है, तो आप मेरे से आके बोलते ना, मुझे बताते आप कि मैं आपकी रिपोर्ट इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए आपने यूज करा, मैंने बोला हाँ यूज कर लो, अभी मैं आंसरेबल हूं। मैंने तो जनरल रिपोर्ट बनाई थी, ट्रू एंड फेयर बनाई थी ना। बैंक ने रिपोर्ट, मैंने लिखा था ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड एक्यूरेट नहीं लिखा था। बैंक ने ट्रू एंड एक्यूरेट मान लिया, लोन दे दिया, लोन डूब गया, तो मैं क्या करूं उसके अंदर? फिर मेरे को बताते ना आप कि सर लोन लेना है, लोन देना है आपकी एंटिटी को, आपकी ऑडिट रिपोर्ट यूज कर। मैं कहता सर बिल्कुल यूज मत करना, सैम्पलिंग करिए मैंने, 10% एग्जामिनेशन है, आपको अगर लोन देना अच्छे से चेक करके देना, या मुझे अलग से अपॉइंट करो 100% चेकिंग कराओ, आपको डिस्काउंट दूंगा ना मैं, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल। और ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है रियल लाइफ में। जब भी बैंक्स को, जैसे आज ये लोन लेने आया, इसके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, बैंक के पास आया, बैंक हैज अ डाउट ऑन वन ऑफ द आइटम ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल। सो बैंक क्या करेगा? ऑडिटर को बोलेगा तूने गलत ऑडिट करी है, ऐसे बोल सकता है क्या? तू बताएगा मेरे को ऑडिट ढंग से करी नहीं करी है? नहीं, बिकॉज आई डिड सैम्पलिंग। तो बैंक क्या बोलता है? सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग पे डाउट लग रहा है, आई वांट यू टू प्लीज कैट इट ऑडिट स्पेसिफिकली फॉर दिस आइटम, लाइक नॉट एन ऑडिट, काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। और हम ऑर्डर करेंगे, करता है, बिल्कुल करता है बैंक, करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। चलिए, सो नाउ डिसएडवांटेजेस, आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। चलो मैं भी जानना चाहता था कि आखिर डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, ये मजेदार बात बताऊं क्या, ये सीए इंस्टीट्यूट ने तो बताया भी नहीं, ये तुम्हारा सीएम इंस्टीट्यूट ही लेकर आया है, ये मुझे भी नहीं पता। मतलब सीएमए, आप सीए का मॉड्यूल पढ़ोगे ना, जहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ, तो वहां पे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नाम से कोई टॉपिक ही नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, पहली बार जब मैंने सीएमए पढ़ाया 2017 में, तब पहली बार मुझे पता चला अच्छा ऑडिट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी सीए इंस्टीट्यूट को बताएंगे ना, हंसेगा और हमारे ऊपर, ये अलग ही अनोखा सीए बनकर आया जो डिसएडवांटेजेस बता रहे। देखो तुम्हारा इंस्टीट्यूट लेकर आया खास तौर पे तुम्हारे लिए, लैक, और ये भैया आप ही के लिए पहला पॉइंट, लैक ऑफ आंसरेबिलिटी कैन बी रिमेनिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये जो अभी हमने बात करी ना, कि जो बाहर वाले लोग रिपोर्ट यूज करते हैं, उनके लिए हम आंसरेबल तो है ही नहीं। अब तभी तो लिखा है लैक ऑफ आंसरेबिलिटी, नहीं तो उनके लिए तो है जिनके लिए बनाई, इन्होंने तो सबके लिए टिका दिया। इनके हिसाब से तो हमने जिसके लिए रिपोर्ट बनाई उसके लिए भी आंसरेबल नहीं है, और उसके लिए तो है ही, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। भैया ने पूछा था ना अभी कि सर रीजन बताएंगे क्या, बिल्कुल बताना पड़ेगा।
है जी ऐसे। मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम मत कराओ भाई। ये कह रहे मोर, हाँ तो स्मॉल बिजनेसेस है तो फोर्स किसने करा? आप याद करो, कंपनी के लिए कंपलसरी है, बाकियों के लिए नहीं है। इनकम टैक्स में कंपलसरी कब? टर्नओवर जब कितना हो, 1 करोड़ से ऊपर। तुम्हारा छोटा सा बिजनेस था, इनकम टैक्स ने बोला कराने के लिए? बिल्कुल नहीं बोला। तुम लोन ले तो लोन तो तुम अपने लिए ले रहे हो ना, तो तुम्हें लोन से फायदा मिलेगा या किसी और को मिलेगा? तो ऑडिट तुमने अपने लिए कराई, तो फिर उसमें यह बोलना कि इट इज, मतलब मेरे को खाना खाना है मैरियट में, मैं करूं वेरी एक्सपेंसिव, तो मत जाना। खाना तो खाना मैरियट में ही है लेकिन वेरी एक्सपेंसिव, अरे क्या बेवकूफी है। आप मत कराओ ना। हाँ, आप ये पॉइंट तब बोलते व्हेन इट वाज कंपलसरी। आज इनकम टैक्स कहता भाई साहब करानी पड़ेगी, चाहे 2 लाख का टर्नओवर है, तब आपका ये माना जाता कि यार ये डिसएडवांटेजेस, ये तो गलत बात हो गई। लेकिन अभी तो ऑप्शनल है, हमने तो स्मॉल बिजनेसेस का ध्यान रखा, तो ये इट कैन डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। आई एम ऑल्सो सर्चिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि यार आपने एम्प्लॉय की गलती पकड़ ली, उसको सजा दे दी, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। आदमी एक फ्रॉड नहीं करे पूरी जिंदगी नौकरी में, एक छोटा सा फ्रॉड नहीं करे, मतलब एरर नहीं करूं मैं, हद हो गई। आप मतलब एक क्या चाहते हो एम्प्लॉय से? काम भी करूं, एरर भी नहीं करूं, फ्रॉड भी नहीं करूं, ऐसा कभी होता है क्या? और ऑडिटर ने आके पकड़ लिया तो मैं डीमोटिवेट तो होऊंगा ही ना। डीमोटिवेट होऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी तो डिक्रीज होगी ना। सही बात है यार, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, पता है ना। अभी लास्ट बट आई गेस नॉट लीस्ट, क्योंकि हो सकता है अगले जब मॉड्यूल आए रिवाइज होके तो 2-3 और आ जाए। An audit does not guarantee that all the material misstatement be detected. ये disadvantages नहीं है, इसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, देखो इसके जस्ट बाद में ही है शायद, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में नीचे कहां गया है कि नहीं रहा, है ना, यहां आएगा। क्या होता है इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब? इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो नहीं हो सकती, जैसे डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, मारने के लिए करता है क्या? बचाने के लिए करता है, अच्छा ही सोचता है, लेकिन क्या गारंटी देता है आपको? फिर तो इसका मतलब क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया इलाज कराने का। ऑपरेशन कराओगे तो हो सकता है मर जाओ, इट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशन। यार पागल है क्या यार तुम? बोलो डॉक्टर गारंटी तो दे ही नहीं रहा, मर गए तो? इतना समझ में नहीं आ रहा ना। इसको लग रहा है बोले ऑडिट करा लेंगे तो गारंटी तो मिलेगा। अरे तो भाई, लेकिन वो आप समझो, देयर इज अ डिफरेंस इन अ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल 10% भी करता है ना, उसका इफेक्ट 100% के बराबर होता है। चार्टेड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड चार्टेड अकाउंटेंट? आप इसकी जगह कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकते हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंट से कंपेयर करते हो तो क्या है डिफरेंस? वो भी क्वालिफाइड यार, ये माना यार वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आया है, माना कोई इज्जत नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। मानता हूं पेपर आ जाते एक दिन पहले, मानता हूं आप 40% 35% पे पास हो जाते हो उसमें, पर ऐसे इज्जत मत गिरा उसकी, क्वालिफाइड तो वो है ही। आगे आपने भले स्टार लगा दिया फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, नोट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, पर है ना। और अच्छा, तो शेफ में और कुक में क्या फर्क होता है? शेफ एंड कुक दोनों सुने वर्ड, क्या फर्क होता है? स्पेशलाइज इन व्हाट? शेफ, कुक भी स्पेशलाइज है, वो भी खाना बनाता है, वो भी खाना बनाता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोफेशनल ही है। एक कोड ऑफ शेफ के कौन से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? डिग्री कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? डिग्री मतलब आप वो डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो शेफ है कोई, ये ऐसे समझाओगे? नहीं नहीं, मैं शेफ, वो तो हर कोई आदमी डिग्री लेके बैठा है, प्रोफेशनल हो गए, मतलब ये कोई डिफरेंस सब सामान्य आदमी को नहीं। सब बोलेगा ठीक है डिग्री है तो क्या, फिर उससे कैसे पता चलेगा डिफरेंस? मैं बता मैं बताता हूं। शेफ कुक वो होता है जो वही खाना बना सकता है जो उसने सीखा, समझे ना आप? कुक जो होता है ना, कुक ढाबे पे कुक होता है, शेफ नहीं होता। कभी जैसे तुम अभी सीएमए बन जाओगे ना, अच्छी सैलरी होगी तुम्हारी, 12-15 लाख का पैकेज होगा, कभी किसी बड़े 5 स्टार होटल में जा, अब मौका मिलेगा तुम्हें साल 6 महीने 2 साल बाद, आप वहां मेन्यू में, आप कभी ढाबे पे गए होंगे या रेस्टोरेंट में, क्योंकि जनरली अपन मिडिल क्लास से वहीं जाते हैं, आप उसमें सब्जी वाला सेक्शन देखो, 36 सब्जियां मिलेंगी, मटर पनीर, मलाई पनीर, ये पनीर, वो पनीर, ये वो भाई सब समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करें। 5 स्टार होटल की में जाओगे ना, मुश्किल से 3 वेजिटेबल्स, मुश्किल से 3,
अब आप कहोगे बोले यार ये तो बेकार जगह आ गया यार, ये तो है ही नहीं यार। है नहीं, आप चुप बैठो शांति से। शेफ अभी आपकी टेबल पर आएगा, शेफ आएगा और वो आपसे पूछेगा दैट आप क्या खाना चाहते हो। इसको छोड़ो मेन्यू को, ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेन्यू है कि 3 चीजें तो हम हमेशा अवेलेबल कराते हैं। वो पूछ आप अपना टेस्ट बताओ एंड यू विल बी शॉक्ड। जो आप सोच के बैठे हो ना, टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, वो अपना खुद ही महसूस करते हो ना। आपने जो सोच, जो आपको लग रहा है ना, एग्जैक्टली वही टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शेफ को एक एक इंग्रेडिएंट के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका टेस्ट सब पता होता है उसको। ये वो एक कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती के ऊपर ना आपको 1 घंटे का भाषण दे सकता है। वो बता देगा इस कोरिएंडर लीफ के अंदर क्या क्या, इसके इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है। आप जब उसको बताते हो ना मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करता है। ही इनोवेट द प्रोडक्ट, समझे आप, कुक नहीं करता। एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एन अकाउंटेंट कैन डू ऑल दोज एक्टिविटीज विच ही लर्न, एंड द मोमेंट ही सॉ समथिंग न्यू वो ऐसे हाथ खड़े कर लेगा। हम नहीं करते, हम नहीं करते हाथ खड़े। आप बताओ ना ट्रांजैक्शन, साला आज तक दुनिया में किसी ने अगर इसकी एंट्री नहीं, हम करके दिखाएंगे आपको एंट्री। अरे चार्टेड अकाउंटेंट है, एंट्री बना देंगे, नहीं बनी तो आज तक। तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आज अगर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो जाए जो आज तक नहीं हुआ, पहली बार होता है ना कोई कोई नया नया बिजनेस, तो क्या उस बिजनेस की कॉस्ट शीट तुम नहीं बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाएंगे यार? कॉस्ट अकाउंटेंट है यार, हम कॉस्ट अकाउंटेंट है। साला हम ही नहीं बना पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। अकाउंटेंट को बोलो आप, हाँ भाई साहब मैं पूछ के आऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा कौन से बनेगा, ये ऊपर पहले मटेरियल डाल दो। भाई सर्विस इंडस्ट्री है, मटेरियल डाल दो। क्या मटेरियल डाल दूं, क्या डालू मटेरियल? उसको पहले मटेरियल डलता है, अरे तो डलता है मटेरियल, लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री है, पहले लेकिन मटेरियल ही आता है। ही इज एन अकाउंटेंट। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इन अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड एन अकाउंटेंट। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन हमारे काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो हम भले ही 10 आइटम देखें सी, लेकिन उन 10 आइटम को देखते देखते हमने पता नहीं कितने सपोर्टिंग आइटम देख लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम एग्जामिनिंग प्रोविजन फॉर बेड रेस्ट, सो आई एम नॉट ओनली एग्जामिनिंग प्रोविजन, आपके लिए एक ही आइटम है, पर आप मेरे मेरे परस्पेक्टिव से देखो। इसे चेक करने के लिए मेरे को डेटर्स भी चेक करने पड़ेंगे, डेटर्स चेक करने के लिए मेरे को सेल्स चेक करना पड़ेगा, सेल्स चेक करने के लिए मेरे को स्टॉक देखना पड़ेगा, स्टॉक देखने के लिए मेरे को परचेज देखना पड़ेगा। आपके लिए एक आइटम था प्रोविजन फॉर बेड रेस्ट, लेकिन मेरे उस एक आइटम में मैंने 6 आइटम चेक कर डाले। मैंने वो जो अकाउंटेंट होता ना, वो प्रोविजन पता है कैसे चेक करता? सर मैनेजमेंट से पूछ रहे, सर आपने प्रोविजन कितना बनाया? 13,000। 13,000 क्यों बनाया यार? वो लगभग इतना ही रहता है, चलते रहता है क्या? भैया हमको बोल रहा है सर 13,000 बनाया। मैंने क्यों बनाया 13,000? वो लग रहा है इतना, लग रहा है मतलब इश्क थोड़ी जो लग रहा है, कोई बेसिस तो होगा। अरे ऐसे कैसे मान लू 13,000? कोई बेसिस? बोले सर वो डेटर्स लग रहा है, डाउट क्यों लग रहा है डाउटफुल? बताओ आप मुझे कितने डेटर्स है, कितनी आपने सेल कितनी करी, पहले तो आप ये बताओ, पूछूंगा ना मैं। तो आप समझो प्रोफेशनल जो कह रहा है 10 आइटम, इट इज नॉट ओनली द 10 आइटम्स, राइट? प्लस मुझे उन 10 आइटम में पता चल जाएगा आप क्या गलती करें। उदाहरण से समझाता हूं, ये अकाउंटेंट है, मैंने 10 आइटम चेक करे, एक गलती पकड़ में आई। क्या गलती? आपके सर इनकम टैक्स चालू हो गया क्या आपका? नहीं हुआ, चलो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वरना मैं इनकम टैक्स वाला लेता, वो ज्यादा अच्छा एग्जांपल था। टीडीएस सुना है आप लोगों ने? टीडीएस नहीं सुना है? सबने नहीं सुना है ना? नहीं नहीं, फुल फॉर्म नहीं, मतलब पता है ना उसका टीडीएस क्या होता है? कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ खड़ा कर लो। तो फिर ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, फिर हम वो चीज लेंगे एग्जाम्पल जो पॉसिबल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसने एक एंट्री करी एंड आई फाउंड एंट्री इज रॉन्ग, गलत कर दी एंट्री ना, डेबिट क्रेडिट गलत कर दी। मैं पूछूंगा तो सही ना इससे, मैंने पूछा भाई डेबिट क्रेडिट गलत क्यों कर दिया, मतलब ये ऐसे कैसे हो गई? बोले सर मैंने इस तरह का ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड करा, इसलिए मुझे नहीं बैठा समझ। मुझे इस एक एंट्री से यह समझ में आया कि जो 90 ट्रांजेक्शन मैंने चेक नहीं करे, उनमें जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसकी एंट्री इसने फर्स्ट टाइम करी है, उन सब में पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक है। करेक्ट? मैंने तो 90 आइटम चेक नहीं करे ना, 10 ही चेक करे, उसमें से पहले ही चेक करा है, गलती निकली। मैंने कहा एक बेटा ऐसा कर, 90 में से जितने ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री तूने फर्स्ट टाइम करी है सब लिया। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट उनमें गलतियां होंगी, पर मैं फिर भी चेक कर रहा हूं। अब मैंने तो एक एंट्री चेक करी थी ना, उस ये लेकर आ गया 6 एंट्री ऐसी, या 5 एंट्री लेकर आ गया, मैंने एक एंट्री चेक करके 5 गलतियां निकाल दी। आपके लिए वो एक ही आइटम था, पर मेरे नजरिए से देखो आप, मैंने एक आइटम चेक नहीं करा, मैंने 5 आइटम चेक कर डाले। हमारा चेक करने का तरीका अलग होता है। इसने बोला टीडीएस के एग्जांपल दे देता हूं, समझ में जितना है समझना कोशिश करते हैं। टीडीएस क्या होता है? आपने जो इनकम कमाई, तो जो इनकम आपको वो दे रहा है, जो भी बंदा आपको इनकम दे रहा है, वो टैक्स काट के देगा और आपका वो टैक्स इनकम टैक्स में जमा करा देगा। अब सैलरी जो आपको ऑफिस से मिलती है उस पर टीडीएस कटता है, करेक्ट? ये सबने सुना होगा। अब
इसने सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा। अच्छा, टीडीएस बहुत सारी चीजों पे कटता है, सैलरी पे भी कटता है, प्रोफेशनल रिसीप्ट्स पे, रेंट पे, बहुत सारी चीजों पे कटता है। मैंने देखा सैलरी में टीडीएस नहीं कटा हुआ, मैंने पूछा टीडीएस क्यों नहीं काटा। नाउ हाउ ही रिप्लाइड, सर सैलरी पे टीडीएस कटता है क्या, क्वेश्चन मार्क। सैलरी पे टीडीएस कटना इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि जो बंदा अपनी जिंदगी में पहली बार अकाउंटिंग कर रहा होगा ना, उसको भी पता होता है सैलरी पे टीडीएस कटता है, और चीजों का टीडीएस का शायद ना पता हो। अब कोई बंदा मुझे जब ये जवाब देगा तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि यार इस बंदे को तो पता ही नहीं है सैलरी पे टीडीएस भी होता है। तो मैं इस आदमी से कैसे उम्मीद करूं कि वो जो 90 ट्रांजेक्शन है उनमें जहां जहां टीडीएस कटना होगा ये काटेगा। सैलरी पे टीडीएस जैसी बेसिक चीज नहीं पता। तो मैंने कहा बेटा तू जा और 90 में जितने ट्रांजेक्शन पे तेरे सैलरी गए ना सबको लिया, क्योंकि मैं कंफर्म हूं टीडीएस नहीं कटा है, चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधी रिपोर्ट में डाल दो, नो टीडीएस हैव बीन डिडक्टेड ऑन सैलरी, नॉट ऑन दिस वाउचर ओनली, जितने सैलरी के वाउचर है। क्योंकि जब बता ही बंदे को, एक तो ये होता है कि सर मैं भूल गया, तो हो सकता है इस वाले पे भूल गया। जो बंदा कह रहा है सैलरी पे टीडीएस कटता है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब नहीं पता ना। डू वी नीड टू चेक ऑल द ट्रांजेक्शंस? नो, दिस इज हाउ वी डू द ऑडिट। सो इट इज दो अ सैम्पलिंग बट द पर्सपेक्टिव इज वेरी लार्ज, राइट। इसलिए हम 100% मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट क्या होता है, ये मिस स्टेटमेंट वर्ड कहां से आ गया ना, ये तो नया शब्द आ गया, तुमने भी रोका नहीं टोका नहीं। चलते देखो बेटा, ऐसा है, मेरी बात सुनो, कोई भी चीज ना यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेनी है, समझे आप। यदि मैं आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझा पा रहा हूं ना, तो इसका मतलब मुझे ही नहीं आता, समझे आप। तो मैं आपको चला दूं और आप चल जाओ, ऐसा मत करना। आपका काम है मुझे बीच में रोकना कि सर ये शब्द का मतलब समझाओ, सर ये लाइन का, मैं नहीं आपसे बार बार पूछूंगा, मैं तो भी निकाल देता और तुम पूछते भी नहीं सर ये मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। गलत जवाब, बहुत ही गलत जवाब, भयंकर गलत जवाब। क्योंकि गलत ये है, ये तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है, हम ऑडिट में इसका मीनिंग कुछ और लेते हैं। आपका आंसर गलत तो सही तो नहीं है, पर पूरा भी गलत नहीं है, लेकिन तुक्का सही लग गया। इसका मतलब होता है फ्रॉड एंड एरर। मिस स्टेटमेंट मीन्स रुक जाओ प्रभु, या तो पेन तो तुम्हारे हाथ में ऐसे रहता है, फ्रॉड एंड फ्रॉड, समझ तो लो क्या होता है इसका मतलब। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गलत होगा, दो ही रीजन होंगे, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल है फ्रॉड, अनइंटेंशनल तो एरर। लेकिन हमने इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया, मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिट में वी डोंट यूज द वर्ड फ्रॉड एंड एरर, वी यूज द वर्ड मिस स्टेटमेंट। अब हम जब ऑडिट करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, यानी जो होना था वही दिखाया, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सिंपल, अगर उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं है तो वो सही है, मिस स्टेटमेंट है तो वो गलत है, यही होगा ना। तो हम सारे मिस स्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकते, आई बात समझ में, गारंटी नहीं दे सकते, ढूंढ तो हम सारे लेते हैं, ढूंढ तो हम सारे लेते हैं, चेक हम 10 करेंगे तो भी सारे ढूंढ लेंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन हम फिर भी लिख के नहीं देते कभी भी। जैसे लैब से टेस्टिंग कराते हैं ना, तो लैब वाला, अच्छा वाला एग्जाम्पल बताया था, वो अच्छा ही करता है, लैब वाला टेस्ट सारे ढूंढ के निकालता है, लेकिन लिख के नहीं देता, गारंटी नहीं देता, राइट। ऐसी हम भी गारंटी नहीं देते, इसलिए इन्होंने क्या लिखा, दैट ऑडिट डज नॉट गिव्स अ गारंटी दैट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स विल बी डिटेक्टेड। नो, ऑल द मिस स्टेटमेंट्स हम गारंटी नहीं दे सकते, क्लियर, बट यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंड। हम कोशिश यही करते हैं सारे पकड़ में आ जाए। अच्छा, अब एक ध्यान से सुनना, अभी हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर कब आएगा, जब मिस स्टेटमेंट नहीं है ना, और अगर है तो ट्रू एंड फेयर नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो हम ऑडिट में ट्रू एंड फेयर तो बाद में ढूंढते हैं, पहले हम ये ढूंढते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ट्रू एंड फेयर ढूंढना थोड़ी ना है, मिस स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू एंड फेयर है, मिस स्टेटमेंट है तो ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो आप ट्रू एंड फेयर पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, मिस स्टेटमेंट पे दिमाग लगाओ। और अब मिस स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या बोलने में थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल सा लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये फिर सबको समझ में आ जाएगा, फिर हमको पूछेगा कौन। तो हमने इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, क्या लो, फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। इट सीम्स टू बी लिटिल प्रोफेशनल, थोड़ा सा टेक्निकल। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट तो ट्रू एंड फेयर है। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट तो फिर ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। समझ गया, बात वही है, लिखने का तरीका बदल गया बस, क्लियर। सो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ढूंढने हैं, मिस स्टेटमेंट्स, एंड वी फाउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, इट इज ट्रू एंड फेयर। इफ इट इज नॉट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट
इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर. सिंपल. क्लियर? पक्का? चले आगे. गुड. नाउ द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट्स? ये तो सब जानते हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो चेक करेंगे. सेकंड पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. ये तो सबको पता है, बाय डिफॉल्ट पता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स तो चेक करेंगे ही करेंगे. बुक्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करेंगे मतलब उनकी एक्यूरेसी, उनकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी, यही तो चेक करेंगे. और तो क्या चेक करना है. लेकिन क्या बस यही चेक करते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते है जी. नहीं, वो तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आ गया. वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया ना. बट क्या हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के सराउंडिंग ही घूमते रहते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन चेक करेंगे? करेक्ट है जी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो चेक करनी है, वो तो है ही, उसमें तो कोई डिलेमा है ही नहीं. बट हम और भी कई चीजें चेक करते हैं. जैसे पॉइंट नंबर 1 देखो, काउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको छोड़ा भी था और हमने कहा था आगे डिटेल में डिस्कशन करना है. सो इंटरनल कंट्रोल, अब वो टाइम आ चुका है जहां पर इसके बारे में डिस्कशन करना है. अकाउंटिंग के बारे में तो आई गेस आई टोल्ड यू अबाउट इट. अकाउंटिंग टैली वाली का एग्जांपल अपन ले रहे थे. क्यों चेक करना है? अरे आपकी मेहनत कम होती है क्या ना. देखो, एक अच्छा प्रोफेशनल वो नहीं होता है जो ज्यादा मेहनत से काम करता है. स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सारा नहीं, मैं कम चेक करके भी इतना परफेक्ट चेकिंग करूंगा दैट यू विल बी शॉक्ड. क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं भाई. तो और मैं यही नहीं कर पाया तो फिर मेरे प्रोफेशनल होने का फायदा क्या? तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग डायरेक्टली ऑन ईच एंड एवरी अकाउंट एंड रिकॉर्ड, इट्स बेटर टू लुक एट द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द एंटिटी. अकाउंटिंग सिस्टम क्यों? इफ अकाउंटिंग सिस्टम इज बेटर तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां, देखो ना अकाउंटिंग सिस्टम बहुत, मैंने उस दिन आपको टैली का एग्जांपल दिया था. टैली डू नॉट डू द सिली मिस्टेक्स. व्हाई टू फोकस ऑन दैट? बैंक रिकंसिलेशन बचपन में कितना आपको इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाया, बड़ा मजा आता था ना. बैंक रिकंसिलेशन वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट है ना. लोगों को अच्छा भी लगता था. रियल लाइफ में बैंक रिकंसिलेशन इज एन इजी जॉब. इतना तो हमारा टैली कर देता है बेचारा. उसको बोलो बोले बेटा ये बैंक स्टेटमेंट तेरे को अपलोड करके दे रहा हूं, कर लेगा अपलोड, अपने आप रिकंसाइल करके अपने आप बता देगा. अच्छा, आजकल बैंक रिकंसिलेशन बनता ही नहीं है. वाई? पहले क्या होता था, चेक क्लियर होने में 7 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे. हाँ, आजकल 2 मिनट का काम है. यू फंड ट्रांसफर, कौन चेक देता, कौन है देता, कौन है चेक? यहां से मैंने अकाउंट पे आईएमपीएस, कहां से आएगा रिकंसिलेशन में? 31 मार्च को भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो भी पेंडिंग नहीं. आप क्या, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, यही थे ना. है कहां चेक? कौन से चेक? होते ही नहीं. इंटरेस्ट की एंट्री होती थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय, यही था ना. अरे कौन सा इंटरेस्ट? मैसेज आता रहता है बार बार तो बैंक वाले, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 215 रुपए अगेंस्ट इंटरेस्ट. आ गया ना मैसेज, कर लो ना एंट्री. अभी 30 जून को लगा ब्याज, 30 जून को मैसेज आ गया ना, कर लो ना एंट्री यार. कौन सा रिकंसिलेशन है? क्या रिकंसिलेशन में डालने के लिए? है ही नहीं. मतलब मुझे याद नहीं है, मेरे को, मैंने 2009 में पहली बार जॉब किया था, व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए. राइट फ्रॉम दैट डे मेरे को याद ही नहीं है कि बैंक रिकंसिलेशन कभी बनाया भी हो. 2009 मतलब आज से कितने साल हो गए? 14 साल हो गए, 15 साल. 15 साल पहले नहीं था. आज कहां से होगा बताओ मुझे? होता ही नहीं बैंक रिकंसिलेशन. अब आप बेवकूफों की तरह ऑडिट में बैंक रिकंसिलेशन चेक करेंगे, अरे पागल है क्या? है ही नहीं. बोले नहीं फिर भी चेक करूंगा मैं, चाहे एक आइटम ही चेक करूंगा मैं. अरे कोई सेंस निकल रहा है इस बात का? नहीं ना. आप पूछो ना एंटिटी, सर आपके बैंक अकाउंट्स, आप पूछो एंटिटी से सीधा कि सर आपकी पेमेंट का सिस्टम क्या है. लाइक आप चेक से पेमेंट करते हो या ऑनलाइन? इसने कहा सर ऑनलाइन ट्रांसफर. फिर ठीक है, मेरा एक काम कम हो गया. पूछना पड़ेगा ना पहले. क्या पूछने के लिए? अकाउंटिंग सिस्टम, राइट. पूछना सर आप उधार बेचते हो क्या? मैं एक एंटिटी की ऑडिट पे गया, लाइक मैं बहुत अच्छा आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है, मजा आएगा बड़ा. अब वो वहां पे क्या, नया नया अकाउंटेंट आया था, किसी और जॉब से आया था यहाँ पे. जनरली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड्स में नहीं दिखता. रियल लाइफ में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बहुत ही कम दिखेगा. मतलब मैंने तो कभी देखा ही नहीं चाहिए. बहुत कोई 1-2 एंटिटी में देखा हो तो अलग बात है. अब हम जनरली क्या होता है, जब पूरी ऑडिट 5-7 दिन आर्टिकल करते रहते हैं, हम लोग फाइनलाइजेशन करने जाते हैं लास्ट के दिन पे. बैलेंस शीट में P&L में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्या जनरली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता नहीं है, अकाउंटेंट्स को पता भी नहीं होता, तो उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना रखा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है. मैंने पूछा मैंने तुम किसने सिखाया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना? सर वो पिछली वाली एंटिटी में जहां काम करता था ना, तो वहां पे जो सीए साहब आते थे ऑडिट करने, वो हमेशा मेरे को डांटते थे, प्रोविजन नहीं बनाते तुम लोग, प्रोविजन नहीं बनाते. फिर वो बेचारे प्रोविजन बनवाते थे.
मैंने इस पर सोच के रखा था, नई एंटिटी में गलती नहीं करूँ। तो अच्छी बात है यार, तूने सीखा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैंने कभी तुम प्रोविजन बनाया है तो एक छोटी सी चीज बता, क्योंकि मैंने कहा तुम्हारी टोटल सेल्स क्रेडिट कितनी है, मतलब उधार ही माल कितना बेचते हो? सर हम उधार माल बेचते ही नहीं है, अपने उधार माल का लफड़ा नहीं है सर, सारा कैश ऑन पेमेंट है। कैश ऑन पेमेंट मतलब कैसे, क्या सर? उधार का लफड़ा नहीं है अपने, क्या है वो थोड़ा सर डिले बहुत रहता है, तो इस वाली कंपनी में वो लफड़ा ही नहीं है। मेरा मन तो करा साले का मुंह उठा के इस टेबल पे मारूं। और आप चेक करने में लग रहे हो प्रोविजन और बैड डेट, सेल्स 15 लाख, ये डेटर वो डेटर ये डेटर। अब चला अकाउंटेंट एक आर्टिकल लगा पड़ा है चेक करने के लिए। गलती आपकी है, पूछना था ना पहले। आपको पूछना भी क्यों था? पहले आपको अकाउंटिंग सिस्टम देखना था ना, कि माल क्रेडिट पे बिकता है, सर्विस इंडस्ट्री है तो उधार माल होता ही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में जनरली उधार नहीं होती है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है सर्विस दिया पैसा लो, और इधर एडवांस पेमेंट। सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एडवांस पेमेंट्स आते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स ज्यादातर केस में पहले पैसे लेते हैं, है ना? तो वहां पे बैड डेट्स के चांसेस बहुत, अब ये मुझे वैसे ही पता है ना, तो मैं जब किसी सर्विस इंडस्ट्री की ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं उसमें ये मान के चलूंगा ना कि यहां पे भी ऐसे ही होगा, तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम से मैच करके देखूंगा ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ऐसी दुनिया में कोई एंटिटी नहीं होती जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर नहीं होता। समझे आप? हमेशा ये बात याद रखो। छोटी सी छोटी दुकान भी होगी ना जहां पे एक नौकर काम करता है, खाली नौकर होना जरूरी है, क्योंकि मालिक ही खुद ही काम कर रहा है, तो फ्रॉड एंड एरर का तो कोई लॉजिक निकल ही नहीं रहा, खासतौर पे फ्रॉड का तो नहीं। लेकिन अगर कोई छोटी एंटिटी भी होगी तो फ्रॉड एंड एरर इज क्वाइट नॉर्मल, करेक्ट? अब कौन सी एंटिटी या कौन सा बिजनेस ये चाहता है कि फ्रॉड एंड एरर, बताओ कोई चाहता है क्या? सब ये चाहते हैं ना हो। अब ना हो इसके लिए क्या किया जाता है? क्या करें? हमारे बड़ियों में क्या होता है, गल्ले पे कभी भी नौकर को नहीं बिठाते, है ना? आप बड़ियों में कभी भी देख लेना, अगर आप में से कोई बढ़िया है और बिजनेस है तो वो जानते होंगे, चाहे साला दुकान 2 घंटे दोपहर में बंद हो जाएगी, पर गल्ले पे या तो मैं बैठूंगा, या तो मेरा बाप बैठेगा, या तो मेरा भाई बैठेगा, या तो मेरा बेटा बैठेगा, नौकर नहीं बैठेगा। चाहे साला 2 घंटे दुकान बंद हो जाएगी, नौकर नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। इंटरनल कंट्रोल है हमारा, है इंटरनल कंट्रोल है हमारा। क्यों करा आपने ये? मैं वेट करूं क्या फ्रॉड एंड एरर के होने का? नहीं ना। कभी गांव गए हो आप? नहीं, गांव शहर वाला गांव नहीं, एक्चुअल वाला गांव, है ना? क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं वो भी बोले मैं गांव जा रहा हूं, तो भरतपुर है, भरतपुर गांव थोड़ी है, वो वाला गांव नहीं, एक्चुअल वाला गांव। वहां पे एक चीज आप नोट करना, ज्यादातर दुकानें घरों में होती है। सोचा कभी क्यों होती है? जगह तो गांव भी छोटा थोड़ी ना होता, इतना बड़ा है, वहां पे भी एक शॉपिंग सेंटर काइंड ऑफ छोटा सा खोल सकते थे ना, पर क्यों घरों में दुकान होती है? वेरी गुड, बढ़िया है क्या तू? हाँ, सच कह रहा है ये। और उसमें खास नहीं, नहीं खास बात बताता हूं, उस दुकान का पीछे का जो गेट है वो सीधा ड्राइंग रूम में खुलता है ना? खुलता है कि नहीं खुलता है? सबका ऐसा ही होता है। और उसपे लगा होता है पर्दा, गेट नहीं होता। गेट होगा भी तो खुला रखेंगे दिन में, पर्दा लगा के रखेंगे, क्यों? मान ले जो दुकान का मालिक है, मान लो एक बार वो कहीं गया हुआ है बाहर, अब क्या करें? तो बाकी तो, लेकिन बाकी को दुकान चलानी नहीं आती, अरे ये तो देखना आता है चोरी हो रही है नहीं हो रही है, ये तो देखना आता है। अब वो जो नौकर बैठा ना, वो 8 घंटे डरा डरा रहेगा, कब पर्दा खुल के एकदम से अंदर से कोई आ जाए। डरेगा तो सही, क्योंकि ड्राइंग रूम में ही है ना? आते रहते हैं। अच्छा, जिनके दादाजी अभी हैं या दादी हैं, वो वही उसको बैठक बोलते हैं गांव में, है ना? और उनके पास होती है एक छड़ी, किसी को मारते नहीं है, खट खट, फालतू ही। अच्छा कुछ भी नहीं है तो बोले लाला अंदर आ, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं, बस आ जा, चला जा। उसको बाहर वाले को लग रहा है ना डोकरा अभी तक होश में है। यही होता है गांव का एक्चुअल स्ट्रक्चर, यही है, सबका यही होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप सोचो पुराने ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि फ्रॉड एंड एरर ना हो इस, लेकिन अब चूंकि ये तो सिटी में पॉसिबल नहीं है, अब यहां कहां से लाए? तो फिर यहां दूसरे तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगते हैं। कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगते हैं? बताया ना, गले वाला कैमरा, है ना, ये लगाते हैं हम लोग। अच्छा चलो ये तो छोटी बात हो गई, छोटे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो मालिक हमेशा नहीं रह सकता, तो वहां अलग तरह के इंटरनल कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक आदमी है, इसको हमने दे रखा है पूरा चार्ज, ऑर्डर असेस करना, रॉ मटेरियल का असेस यही करता है। असेस मतलब
ये फाइंड आउट करना कितनी क्वांटिटी अपने को रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्वार्टर के लिए ऑर्डर करते हैं, तो फॉर हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वार्टर। ऑर्डर प्लेस भी यही करेगा। मैं ये बहुत, आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सोचना, और जितना आप जब भी मुझे आप सुने ना, उतनी बार आप इमेजिन करते पढ़ना, जितना इमेजिन करके पढ़ोगे उतना जल्दी अंदर जाएगा। तो जस्ट इमेजिन बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब इस आदमी को ऑर्डर असेस करने का राइट, ऑर्डर प्लेस करने का राइट, यानी वेंडर ये सेलेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर रिसीव करने का राइट, और पेमेंट भी यही करेगा। और ये आदमी ईमानदार है, हाइपोथिकेशन। इतने अपॉर्चुनिटी के बाद ये आदमी ये ईमानदार है। इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और इसे चोरी कर ली, बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, फ्रॉड करेगा, बिल्कुल करेगा, करना ही चाहिए, बल्कि नहीं करता तो महाबेवकूफ है। अरे उसकी गलती नहीं है यार, आपने सारी अपॉर्चुनिटी दे दी। अब इसने क्या करा, 1000 असेस करा, कितना रिक्वायर्ड था 1000, इसने ऑर्डर प्लेस करा 1200 का, आई लेकिन 1000 ही, पर पेमेंट 1200 का गया। और जो 200 का एक्स्ट्रा पेमेंट गया, उसका आधा पेमेंट शाम को इसके घर पे आया कैश में, आएगा ही ना। क्यों, ऑर्डर प्लेस करने वाला ये, रिसीव करने वाला, रिसीव करेगा, आई 1000 है, पर ये लिख देगा 1200 आई, साइन, पेमेंट भी तो इसी को करना है। सोचो, लेकिन अगर यही काम 4 लोगों में डिवाइडेड होता, ऑर्डर असेस कोई और करेगा, रिसीव कोई और करेगा, या प्लेस कोई और करेगा, रिसीव कोई और करेगा, पेमेंट, और चारों आपस में कनेक्टेड नहीं है, होता ही नहीं फ्रॉड। बीच में मत बोले, पहले मैं कंप्लीट करूंगा, है ना। और एक्चुअल में होता है क्या, बिल्कुल आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाओ, स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग। अब परचेज डिपार्टमेंट में एक बंदा काम नहीं कर रहा, 36 बंदे काम कर रहे हैं। तो स्टोर वाला, ध्यान से सुनना, जो भैया सवाल पूछना चाह रहे थे, शायद उसका आंसर इससे मिल जाए। स्टोर्स परचेज डिपार्टमेंट है, उसने असेस करा, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने असेस करा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, प्रोडक्शन वालों ने परचेज वालों को बता दिया कि भैया हमको इतना क्वांटिटी चाहिए। अब परचेज में कोई बंदा ऑर्डर करेगा, परचेज डिपार्टमेंट में कौन ऑर्डर करेगा पता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो 50 बंदे काम कर रहे हैं। फिर जिसने परचेज भेज दिया ऑर्डर, जब रिसीव होगा तो वो कहां जाएगा, स्टोर्स। तो स्टोर्स में जो बंदा रिसीव करेगा वो सोच रहा है परचेज वाले के साथ सेटिंग कर लूं, समझ गए आप, जिससे कि अपन दोनों, लेकिन परचेज वाले को पता ही नहीं है कि किसने ऑर्डर रिसीव करना है स्टोर्स में। पता होगा तो ना, या आप खुले में जाके चौड़े में सेटिंग करोगे, भैया ऐसा है, सबके लिए ओपन ऑफर है, तुम में से जो भी ये माल रिसीव करेगा, अपन ने ऑर्डर ज्यादा का प्लेस करा है, 50-50, ऐसा तो करोगे नहीं। अकाउंट्स वाला चालाक है, वो कहता है जितना रिसीव होगा उतने का पेमेंट करेंगे, चाहे तुमने ऑर्डर 1200 का दिया हो चाहे 500 का दिया हो, उससे मतलब नहीं, जितना रिसीव होगा उसके हिसाब से पेमेंट होगा ना, या ऑर्डर और रिसीव विच एवर इज लोअर। अब कैसे फ्रॉड होगा, आप कहोगे नहीं सर, फिर भी, अब यार देखो, ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम कम से कम पॉसिबिलिटी को रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, रिड्यूस तो किया जा सकता है। तो हमने वही तो करा, इसी को इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है। अब आप बोले, बढ़ेगी ना कॉस्ट, लेकिन जो फ्रॉड होता और उससे जो तुम्हारी कॉस्ट लगती उससे तो कम ही है ना। एक बात दूसरी बात, ये आपकी बात से मैं अग्री करता हूं, जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, तो देखो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना ही पड़ता है ना यार, वो तो करेंगे ही ना। आज जो मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी छोटी एंटिटी में ये थोड़ी ना होगा, छोटी में नहीं होगा, तो एंटिटी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या हो। गांव की दुकान है, कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए तो दुकान का एक गेट बैठक में खोला। क्यों खोला, अगर आज हमारी बड़ी दुकान होती तो अपन भी 36 कैमरे लगवा लेते, अपन भी और बड़ा इंटरनल कंट्रोल लगाते, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देते 4, नहीं कर सकते थे, तभी तो वो वाला अडॉप्ट करा हमने तो। और अगर इतना छोटा बिजनेस है कि इंटरनल कंट्रोल की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नौकर मत रखो। आपको पता है कितने ही बिजनेस इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास नहीं है किसी पे, और कॉस्ट अफोर्ड कर नहीं सकते, तो फिर वो बिजनेस छोटा रह जाता है, राइट। ऐसे, खैर और चर्चा करेंगे इसके बारे में कल, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी लास्ट क्लास है शायद ये।